चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। और लास्ट टाइम हम कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप वहां तक आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है पहले, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पहले। मेक इट फास्ट, एक बार रिवाइज करो। आई होप आपने बुक्स भी ले ली होंगी, कहीं ना कहीं से अरेंज कर ली होंगी। तो थोड़ा बहुत मैं आपको काम दे दूंगा। जिन्होंने अरेंज नहीं करी है तो मैं उनको फोटो खींच के अभी आज अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, जो आपको क्वेश्चंस करने हैं या इन फ्यूचर आपको करने पड़ेंगे। तो उसकी फोटो मैं खींच के आपको डालता रहूंगा, ठीक है। बट हो सकता है तो आप अरेंज जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और बहुत सारी चीजें देखी थी कि चार्ज कैसे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई मुझे बताएगा उस पे मैग्नीट्यूड कितना था? 1.6 into 10 to the power -19 -19। ओके, हमने चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो वो शो करता है। कौन कौन सी थी? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। ओके, कंडक्शन वो तो चार्जिंग ऑफ वेव्स थे, चार्जिंग के वेव्स थे। सर एडिशन, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया, दैट इज एडिशन, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। वो 3 प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ऑफ चार्ज की। और जिसने भी अभी मुझे इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन बताया, दैट इज वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है। किसी भी बॉडी को चार्ज करने की वेज है वो हमारे पास। लास्ट टाइम आई थिंक हम यहाँ तक देख चुके थे, हमने कुछ लिखा नहीं था। आई थिंक हमने सिर्फ कंडक्शन देखा था। तो कंडक्शन को थोड़ा सा लिखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए कंडक्शन। कंडक्शन लिखा ना, मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
बनाओ फटाफट। चलिए, अब मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे आप करके बताएंगे, ठीक है? किसी को आंसर बोलना नहीं है, सभी को करने देना, ठीक है? आप अपना कर लीजिए। एक पे 2q है और दूसरे पे 8q। आप आफ्टर कंडक्शन कितना चार्ज होगा इन ईच बॉडी वो आपको निकालना। सुना ध्यान से क्या बोला मैंने इस क्वेश्चन में। आपके पास 3 बॉडीज है जिसके पास चार्ज है 3q, 5q एंड 8q, ठीक है? पहले मैंने ज्वाइन किया ए और बी को, देन मैंने ज्वाइन किया बी एंड सी को। यानी आपको ये दोनों परफॉर्म करके आपको बताना है कि ईच बॉडी पे क्या है। पहले मैंने ए और बी को किया, फिर मैंने बी और सी को किया। अब बी वो कौन सा होगा जो नया बी बना होगा, नया बी बना होगा। फिर मैंने नया बी और नए सी को ज्वाइन किया, फिर मुझे बताना है चार्ज ऑन ईच बॉडी, ठीक है? आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास 2 मिनट है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आने वाले क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है फिर आपके, ठीक है? उतारो पहले, ट्राई करो एक बार। पहला तो कर ही लिया होगा आपसे, ठीक है ना? सेकंड इज आल्सो वेरी इजी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए वो लिखिए। चलो फर्स्ट वाला बताओ क्या आंसर आ रहा है? एनीवन फर्स्ट का आंसर बताइए। 5Q.
5Q 5Q इज द करेक्ट आंसर। बस हमें जस्ट मीन ही तो निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अपना आंसर। which is equal to में 2Q प्लस 8Q अपॉन में होल 2 which is equal to में 10Q अपॉन में 2 which is equal to में 5। तो मेरे पास जो नया a होगा, ठीक है, मैं इसको a डैश लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b डैश, तो इस पे हो जाएगा दैट इज 5Q और इस पे भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। जो भी हमने सीखा कि मीन निकाल दो, तो मीन निकालना आता है a प्लस b बाई 2 करना है आपको जस्ट, तो दैट इज 2Q 8Q बाई 2 दैट इज 10Q, तो दोनों पर कितना हो जाएगा 5Q 5। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कितना ट्रांसफर हो सकता है इक्वली, जब वो इक्वल हो जाएंगे अब ट्रांसफर रुक जाएगा, तो दोनों पे क्या आएगा इक्वली चार्ज आएगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे तीनों पे चार्ज अलग अलग देखना है कि तीनों पे क्या क्या होगा, तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला रब कर रहा हूं नीचे से, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो उसने कहा पहले ए और बी को ज्वाइन कर, तो मेरा ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम चार्ज ऑन ए एंड बी देखते हैं फर्स्ट। which is equal to में a plus b by 2 which is equal to में 3Q plus 5Q upon में whole 2 which is equal to में 8Q upon में 2 is equal to में 4Q। ये मेरे पास चार्ज आ गया। अब मेरे पास a पर हो गया 4Q, a डैश लिख लेता हूं, b डैश पर हो गया 4Q और c पर भी कितना हो गया 4Q, अच्छा 8Q सॉरी 8, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। पर मुझे तो अभी एक और परफॉर्म करना है, मैं अभी तो बता नहीं सकता हूं, तो उसने कहा कि नहीं अब मुझे दोबारा किसको ज्वाइन करना है, बी और सी को दोबारा से ज्वाइन करना है, यानी अब ये जो बी डैश है ना ये बी कहलाएगा जो बन चुका है, अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं चार्ज ऑन बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी व्हिच इज इक्वल टू में बी प्लस सी बाई 2। अब वो बी कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा जो नया बी बन चुका है, that is 4Q plus C that is 8Q upon में 2 which is equal to में 12Q upon में 2 which is equal to में 6, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरा पास A डैश उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 4Q रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा 4Q, ओके। B डैश उस पर कितना आ जाएगा that is 6Q और C डैश पर कितना आएगा that is 6, तो ये मेरा आंसर होंगे दैट इज 4Q 6Q एंड 6Q। समझ में आया? एनी डाउट किसी को कहीं पे भी लग रहा है, बोलो बोलो। गौरव आ गया सर। इजी है, बहुत इजी है। पहले मैंने ए और बी को ज्वाइन करके निकाल लिया, फिर जो नया बना है उन दोनों को ज्वाइन करके नया और बना दिया, बस इतना सा है। ये तो बच्चों वाला खेल है कि अब नया क्या होगा उसके साथ क्या नया बनेगा, दैट इज सो सिंपल, ठीक। तीनों एक साथ नहीं, हाँ तीनों ज्वाइन करना चाहते हो, हाँ फिर तीनों इक्वल आ जाए, ठीक है। चलो उतारो फटाफट। डन कर लिया सभी ने? चलो अभी हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, पर वो आएंगे हमारे पास कूलम्स लॉ के अंदर, ठीक है। चलिए टॉपिक डाल लीजिए इंडक्शन।
चलिए फटाफट लिखिए। चलिए पेन डाउन रखना। नाम से क्लियर है इंडक्शन यानी इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। लेट सपोज मेरे पास क्या है, दिस इज चार्ज्ड रोड। मैं मान के चलता हूं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज रॉड है, ये पहले से हमारे पास चार्ज थी जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास मैंने एक आके न्यूट्रल बॉडी रखी, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज, बट न्यूट्रल बॉडी के अंदर एटम्स तो होंगे सर, बिल्कुल होंगे। अगर एटम्स होंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी पता क्या होती है, बच्चों के दिमाग में ये होता है सर न्यूट्रल के पास चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल के पास चार्ज होता है पर वो इक्वली अमाउंट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि इसके पास 4q पॉजिटिव चार्ज है और माइनस पॉजिटिव -4q चार्ज है, इस पे चार्ज है पर इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, यानी इस पे नेट जो चार्ज होगा वो कितना होगा, दैट इज 0 होगा। पर इसके पास चार्ज तो है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर इस पे नेट चार्ज होगा दैट इज 0। तो मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, तो पहला केस मेरे पास है, मैंने इसके क्लोज रखा हुआ है, इसको क्या रखा हुआ है, क्लोज, वेरी क्लोज। अगर मैं इसको क्लोज रखूंगा, मैंने कोई टच नहीं कराया, तो मैंने इसलिए वर्ड लिख दिया विदाउट टचिंग, मैं टच नहीं करा रहा उसको, तो विदाउट टचिंग मैंने इसके क्लोज रखा। अगर मैं इसके क्लोज रखूंगा तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ध्यान से देखना, सेकंड डायग्राम क्या बना रहा हूं मैं आपके साथ। जो हमने इसके क्लोज रखा है तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर इंड्यूस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहां पर है, तो 7 पॉजिटिव मैं यहां पर। क्या ये अभी भी न्यूट्रल है, पहले तो ये बताइए, क्या ये अभी भी न्यूट्रल है, ये चार्ज है? ये अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, पर मुझे तो चार्ज बॉडी बनानी है। तो तुमने तो बोला कि सर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, या मुझे एक चार्ज बॉडी चाहिए, तो ये तो अभी भी न्यूट्रल बॉडी है। फिर अब मैं क्या करूं, अब मैंने क्या किया, एक चार्ज को अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी मैंने एक चार्ज। मतलब नेक्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया, सी वाले केस में ठीक है, अर्थिंग कर दी, यानी इसमें से मैंने चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अर्थ करके यानी निकाल दिया। तो मेरे पास क्या डायग्राम बनेगा, डी वाला। डी केस ये रह जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये वाली जो बॉडी है ये अभी भी न्यूट्रल थी, ये वाली जो बॉडी है वो चार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी है। बहुत बढ़िया। तो लास्ट ई केस में आपके लिए बना रहा हूं, तो ये वाली जो बॉडी मुझे मिल गई वो मुझे क्या मिल गई, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं चार्ज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हटा दूंगा तो उस पूरी बॉडी में चार्ज फैल जाएगा, वो व्हिच इज नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास बन गई, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी, तो मैंने यहाँ पर जो चार्ज है वो मैंने इंड्यूस्ड कराया है, इंड्यूस्ड मतलब पैदा करवाया है,
ट्रांसफर नहीं किया, तो दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडक्शन। क्या पड़ा? इंडक्शन। तो अब आपसे पूछ लिया जाता है कि विच प्रोसेस इज बेटर, कंडक्शन इज बेटर और इंडक्शन इज बेटर, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? अलग अलग वे से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, पर मुझे प्रॉपर रीजन के साथ चाहिए। यस सर, इंडक्शन इज बेटर इसलिए, कंडक्शन इज बेटर इसलिए। तो मुझे आप पहले आराम से उतारिए और सोचिए कि विच प्रोसेस इज बेटर। ठीक है, चलिए मेक इट फास्ट। इजी है। डन, उतार दिया सभी ने। हमने इसमें क्या किया? इंड्यूस किया। तो बताइए विच वन इज बेटर? बोलिए बोलिए, एनीवन, कि विच वन इज बेटर प्रोसेस, कंडक्शन इज बेटर और इंडक्शन इज बेटर? इंडक्शन। व्हाई? क्योंकि ऐसा होता है वो कि जो हमारे पास चार्ज है वो हैवी ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा ना हो कि हम उसे टच करके आपस में टच करा सकें, कनेक्ट ना करा सकें हम अर्थ वायर के थ्रू विदाउट टचिंग। नहीं, इंडक्शन इज बेटर, वी नो दैट इंडक्शन इज बेटर बिकॉज एक चार्ज रॉड से, ये वाली जो चार्ज रॉड है, इससे मैं बहुत सारी चार्ज बॉडी बना सकता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। जबकि उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था, आधा मीन होता जा रहा है। लेट सपोज एक 10 है एक 0 है, तो दोनों पे 5-5 आ जाएगा। ठीक है, दो चार्ज बॉडी होगी 5-5। ठीक है, अगर मैं आगे करवाता हूं तो वो 2.5 हो जाएगा, फिर उससे आधा, यानी मैं चार्ज बॉडी एक लिमिटेड पॉइंट पे बना सकता हूँ, लिमिटेड, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। पर इसके अंदर मैंने एक रॉड उठा ली, जितनी भी न्यूट्रल है मैं सबको चार्ज कर सकता हूँ, जितना मेरा मन करे मैं उतना चार्ज कर सकता हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडक्शन इज बेटर बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है ना, ये स्लो है, उसमें हमने जोड़ा, फटाफट ट्रांसफर किया, हमने चार्ज बॉडी बनाई। इसमें टाइम लगेगा, पहले हम ये करेंगे, फिर चार्जेस इंड्यूस होंगे। ठीक है ना, चार्जेस इंड्यूस होने के बाद फिर मैं उनकी अर्थिंग करूंगा, फिर मैं चार्ज बॉडी बनाऊंगा। तो दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है। तो आप किसी भी वे को बेटर बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट इससे हम जितनी मर्जी चार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?
ठीक है, चलो तो सर बोलो बोलो। सर इसका मतलब सर दोनों ही बेटर कंडीशन है। हाँ मैंने बोला ना कि किसी को कोई बेटर लग सकती है, किसी को कोई, दोनों के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। यस, कोई प्रॉपर रीजन नहीं होगा कि यही बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो, तो दैट इज सो इजी। यहां तक तो सारा बेसिक था। आप अगर अपनी कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे तो 5 या 6 पेजेस में आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी कि क्या बोलते हैं, कैसे चार्जेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, कैसे वर्क करते हैं, ये आपको सारी चीजें। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है, थोड़ा सा गैप देके टॉपिक लिखना, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, टॉपिक डालीजिए कूलम्ब्स। छोड़ दे, चलिए, अब आपने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो एग्जैक्टली सेम है। पेन डाउन रखो, पहले मुझे सुनो। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, जो कि सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लिया जाता है, हमेशा सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है वो कितना है, R है। आपने ग्रेविटेशन का वो पढ़ा होगा कि उनमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है। तो यहाँ पे मास की जगह कौन है, चार्ज है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस हो जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख सकता हूँ, अभी आप मत लिखना, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। F is inversely proportional to square the distance between them, दोनों को कंबाइन करके लिखो तो क्या आ जाएगा, दिस इज Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये मेरे पास बनकर आ गया। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो वहां पर हम 11th में कैपिटल G का यूज करते थे, यहां पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा व्हिच इज कॉल्ड K। ठीक है ना, तो दिस इज F इज इक्वल टू में, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, which is electrostatic force which is K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने पढ़ लिया, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, which is K is called electrostatic constant, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अभी हम इसके और भी नाम देखें, अभी हमने ये बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सर इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू भी होती है? हाँ वैल्यू भी होती है। सर ये किसी के इक्वल भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, देखते हैं इसको। ये K होता है हमारे पास which is equal to 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कैसा सिंबल है, ऐसे बना दो E की तरह, थोड़ा सा टिल्ट, ऐसे नहीं बनाना, E नहीं बनाना, थोड़ा सा टिल्ट करके C की तरह, C में ऐसे बना दो और E, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है K की, वो होती है हमारे पास 9 इंटू में 10⁻⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, which is equal to में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, which is known as coulombs। ठीक है, that is so easy। ठीक है, चलिए आप फटाफट पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक, जल्दी से। सर यूनिट क्या है के की? अभी निकाल के दिखा रहे हैं बेटा, अभी निकाल के दिखा रहे हैं। आपको खुद होना चाहिए कि सर कैसे निकालेंगे, ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, अभी निकाल रहे हैं।
चलो मैं लिख रहा हूं, ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूं आपकी, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास, मुझे ये बताइए, ये जो फोर्स होगा ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा या दोनों होगा? सर दोनों। दोनों होंगे। पर जब हमने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशन, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव था, क्योंकि जो दोनों मासेस है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पर जो चार्जेस है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल्स भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन between two stationary charges is directly proportional to चलिए फटाफट लिखिए। चलो कौन मुझे के की यूनिट निकाल के बताएगा? के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर C -2। ओके, यूनिट ऑफ के। इधर देखना, पहले हमने लास्ट टाइम जब 11th में देखा था तो हम डायमेंशंस कैसे निकालते थे, जिसके लिए भी मुझे निकालना है पहले हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ। तो के की वैल्यू देखो क्या होगी, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ठीक है। एफ आर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर की होती है मीटर स्क्वायर, और हमने चार्ज की क्या पढ़ी है, दैट इज कूलम। यहाँ पर आ जाएगी कूलम। तो यहाँ पर आ जाएगी के की यूनिट व्हिच इज इक्वल टू में न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम 2 इनवर्स। दिस इज द यूनिट, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into में 10⁻⁻12 which is approximately, ठीक है। आपको एप्सिलॉन की वैल्यू भी याद रखनी है, कभी आगे चल के हमें एप्सिलॉन की वैल्यू जरूरत पड़े। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है, के की वैल्यू, पर सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 8.85 into 10⁻12, ठीक है, which is approximately equal to 9। 8.85 को हम कितना ले लेते हैं,
9 ले, 9 इंटू में 10⁻⁻12। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट ध्यान से देखना, के किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो एप्सिलॉन नॉट है वो 1/4 पाई के बराबर है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो के क्या हो जाएगा, उसकी अलग यानी उल्टी यूनिट हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका अपोजिट। देखो कैसे, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स दैट विल बी कूलम स्क्वायर। यानी ये जो मैंने लिखी है बस इसके अपोजिट लिखी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 10⁻9 थी इसकी वैल्यू, और ये -12 है, इसका अपोजिट मत लिख कर आ जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कभी भी मैंने नॉट लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, तो उसको बोलेंगे फ्री स्पेस। अगर मैं एम लिख दूं यानी ये किसी मीडियम का है, तो हम यहां पे लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये कैसे निकालते हैं और ये कब हमें यूज करनी पड़ेगी, मैं आपको सारा क्लियर कर, पहले मैंने आपको टर्म्स लिखवा दी, तो एक बार फॉर्मूला एक बार अच्छी तरह क्रैम कर लो, दैट इज सो इजी, और उनकी वैल्यूज को अच्छी तरह याद। ठीक है, चलो चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए ये हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी किए हुए ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान से देखना। कह रहा है इफ F is the force between Q1 and Q2 which are separated by distance r। तो पहले मेरे पास क्या था, दो चार्जेस थे which is Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, r के बराबर। ठीक है, तो मैं फोर्स निकाल लेता हूं पहले। तो F कितना हो जाएगा, which is K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये मेरी ओरिजिनल फोर्स हो गई। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड
न्यू फोर्स इफ बोथ द चार्जेस गेट डबल। अब मैंने चार्जेस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और डिस्टेंस को कितना कर दिया, आधा। तो मेरे पास चार्जेस हो गए दैट इज 2q और दैट इज 2q, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, आधा, r/2 हो गया। अब मुझे न्यू फोर्स निकालना, तो मैंने f डैश निकाल लिया व्हिच इज इक्वल टू में k, दिस इज 2q अपॉन में दिस इज r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, r/2 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे r² लिखते हैं, दिस इज r/2 का होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अच्छा जी, ये 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा, दिस इज 4k q1 q2 अपॉन में r²/4, ये 4 कहां जाएगा, ऊपर, तो दिस इज 16k q1 q2 अपॉन में r²। अच्छा, k q1 q2 अपॉन में r² को मैं क्या लिख सकता हूं, f, तो मेरा न्यू f डैश कितना आ रहा है, व्हिच इज इक्वल टू 16 है। तो मेरा जो न्यू फोर्स है वो 16 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के, 16 टाइम्स, तो दैट विल बी, दिस इज द न्यू फोर्स। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारी 9th स्टैंडर्ड में भी था, फिर हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किए थे ग्रेविटेशन कि मैं दोनों मासेस को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड्स में आया हुआ है 1 नंबर, ठीक है ना, कि मैंने चार्जेस को डबल कर दिया, मैंने 5 टाइम्स कर दिया, हाफ कर दिया, आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट उतार लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताओ। चलिए ट्राई कीजिए। इफ बोथ द चार्जेस गेट्स ट्रिपल्ड, आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम ट्रिपल, ठीक है ना, यानी तीनों मैंने चार्जेस को भी ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस को भी ट्रिपल कर दिया। अब न्यू फोर्स निकाल के बताइए। चलिए सर नो चेंज। ओके, बोलिए मत, करने दीजिए सभी को, ठीक है, चेक करते हैं अभी। एग्जैक्टली सेम करना है आपको। बोलो बोलो। नो ही चेंज आएगा, कोई चेंज नो चेंज ही आएगा, ओके ओके। फटाफट कीजिए, डन, आई थिंक हो गया होगा। रब कर रहा हूं ये मैं। चलो, ओरिजिनल फोर्स तो यही रहेगा हमारा, ओरिजिनल फोर्स दैट इज k q1 q2 अपॉन में r²। अब मुझे अगर न्यू फोर्स निकालना है f डैश, तो दिस इज k, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने चार्जेस को कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो दैट इज 3q1 3q2 अपॉन में
3r का होल स्क्वायर लगेगा, 3r का होल स्क्वायर। फिर कई बच्चों ने किया होगा इसको 3r स्क्वायर कर दिया होगा, ठीक है, तो 3r का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं, विच इज इक्वल टू में 9k q1 q2 अपॉन में नीचे में कितना आएगा 9r स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, विच इज k, ये तो यही आ गया। तो मेरे पास f भी यही था, f डैश भी यही आ गया, तो f डैश किसके इक्वल हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, यानी देयर इज नो चेंज इन द फोर्स, कोई भी चेंज नहीं आएगा फोर्स के अंदर, तो फोर्स वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपको, ये आने चाहिए। अगली क्लास में हम इसके डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं ये क्या होता है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो क्या फर्क आता है, यानी अगर मैं मीडियम, या भी हम एयर में बात कर रहे थे, अगर मैं एयर की जगह वाटर में चला जाऊं, किसी और अदर मीडियम में चला जाऊं, तो फिर क्या चेंज आएगा फोर्स के अंदर, वो हम सारी डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स जैसे लॉकडाउन खुलता है तो एक बुक जरूर अरेंज कर लेना। अगर बुक अरेंज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है फिजिक्स के क्या क्या कंसेप्ट चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो एक बार रिवाइज करो, कोई भी डाउट लग रहा है पूछ लीजिए एक बार। अभी हमने कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं किया, देयर इज नो कैलकुलेशन, जस्ट ये तो बहुत रैंडम से छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाएंगे, कुछ रोप वाले उठाएंगे, टेंशंस वाले उठाएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उससे तुम सारा का सारा कंसेप्ट सीख जाओगे चार्ज को लेकर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास तक आप इतना एक बार रिवाइज करके बैठिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय।